हाय गाइस, नमस्कार। 90 डेज़ की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। और तो जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें लीड कोड के मैंने 5 सवाल कर लिए थे, 4 आपको करा दिए थे। तो अगर मैं बताऊं आपको, डीएसए भी हम करेंगे, डेव भी करेंगे, एलएलडी भी करेंगे, एचएलडी भी करेंगे, कोर भी करेंगे। आज हमने डीएसए स्टार्ट किया। बहुत छोटा हमने एम्बिशन रखा है कि हम 90 डेज़, जो कि मार्च 31 2024 को ख़त्म होगा, तब तक सिर्फ 75 सवाल हमें डीएसए करने हैं। इंक्रीमेंटल टारगेट्स है, 75 बन गए तो और सोचेंगे। तो मैं पहला दिन है, 5 सवाल मैं बना चुका हूँ, जिसमें से 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब अगला 4 सवाल मैंने कर लिए हैं और इनको डिस्कस करता हूँ। पिछले वाले का सोल्यूशन डिस्कस कर देता हूँ, उसमें मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। नॉट दिस मैन, सो ऑलराइट। तो देखिए, पहले 5 सवालों में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन छोटा था, जिसको लास्ट में कराता हूँ। इसका प्रूफ नहीं पता है मुझे, तो बाकी से समझ में आ गया। बाकी तो अब नए जो 4 सवाल हैं वो ये कर लिए हैं, रिवर्स वर्ड वगैरह, ज़्यादा आसान सवाल हैं। ठीक है, तो पहला सवाल था, जैसे द स्काई इज़ ब्लू दिया है, ब्लू इज़ कायदा बनाना है। ठीक है, तो आसान है ये सवाल। तो मैं इसका आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, स्प्लिट होता है हमारे पास एक, द स्काई इज़ ब्लू। तो इसमें ना एंड में भी कई बार स्पेस दे रखे हैं, कुछ टेस्ट केसेस में शुरुआत में भी स्पेस दे रखे हैं। तो पहले तो ट्रिम कर लिया, ट्रिम से शुरुआत और एंड के स्पेस निकल गए। फिर स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट से पता क्या बन गया, ये एरे बन गया एक, द स्काई इज़ ब्लू नाम का एरे बन गया, 4 लेंथ का एरे बन गया। तो ठीक है, पहला काम मैंने ये किया है। तो दिखाता हूँ मैं आपको पहला काम। ट्रिम किया ताकि शुरुआत और एंड के स्पेसेस निकल जाएं, और फिर स्प्लिट कर लिया स्पेस पे, तो मुझे वर्ड्स का एरे मिल गया। ठीक है, ट्रिम और स्प्लिट कॉमन फंक्शन आपको भी सीख लेने चाहिए। फिर क्या किया, एरे में लगाया उल्टा लूप, एरे में लगाया उल्टा लूप, और स्ट्रिंग बिल्डर से अपेंड कर लिया। तो पहले ब्लू को अपेंड किया, ब्लू और एक स्पेस, फिर इज और एक स्पेस, फिर स्काई और एक स्पेस, फिर द और एक स्पेस। तो एंड में एक स्पेस ज़्यादा आ गया स्ट्रिंग बिल्डर से, देखोगे तो फिर उसको ट्रिम करके निकाल दिया। ठीक है, तो फिर क्या किया, ये रहा मेरा उल्टा लूप। उल्टे लूप के अंदर मैंने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड किया, स्पेस को अपेंड किया, और लास्ट में टू स्ट्रिंग करके ट्रिम करके दे दिया। एक चेक लगाया है मैंने कि इसमें पता है क्या, कई बार डबल स्पेस दे रखे हैं। डबल स्पेस देने से क्या होगा, आपकी रिजल्ट में भी डबल स्पेस आ जाएंगे। बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो अगर जैसे आपको ये दे रखा हो, द, फिर एक स्पेस स्काई, दो स्पेस इज, एक स्पेस ब्लू, जब उसको आप स्पेस से स्प्लिट करोगे तो पता है क्या बनेगा, द स्काई एक स्पेस इज ब्लू। ठीक है, अब इस एरे को अगर आप जोड़ोगे स्ट्रिंग बिल्डर से, तो ब्लू आपने उठाया सबसे पहले, ब्लू उठाया आपने एक स्पेस डाल दिया, इज उठाया एक स्पेस डाल दिया, स्पेस उठाया एक स्पेस डाल दिया, स्काई उठाया स्पेस डाल दिया, द उठाया स्पेस डाल दिया, लास्ट वाला स्पेस तो अपने ट्रिम से निकाल दिया। पर यहाँ पर क्योंकि ये एक स्पेस आ गया था, इसकी वजह से 3 स्पेस बन जाएंगे। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, जो अगर आप वर्ड के एरे के अंदर मतलब ट्रिम करने के बाद कोई एम्प्टी है तो उसको अपेंड ना करें। ठीक है, तो ये है, सबमिट मैंने मारा, आराम से सबमिट हो जाता। आसान सवाल है, कुछ सवाल था नहीं। अब ठीक है, ठीक है तो करना है, तो फास्ट इनफ है। प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, ये ठीक है, रीजनेबल सवाल है, रीजनेबल सवाल है। तो इसमें मैं बताता हूँ करना क्या है, और फिर ये भी बताऊँगा कि कैसे मुझे पता लगा क्या क्या करना है। ठीक है, ओके ओके ओके, ऑलराइट। फॉलोअप नहीं किया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, इसमें ये बोला है आपको, जैसे ये एरे दे रखा है 1 2 3 4, तो 1 की जगह पर पता है क्या देना है, 1 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट, दैट इज 2 × 3 × 4, दैट इज 24। 2 की जगह पे क्या देना है, 1 3 4 का प्रोडक्ट, दैट इज 12। 3 की जगह 1 2 4 का प्रोडक्ट, दैट इज 8। 4 की जगह 1 2 3 का प्रोडक्ट, दैट इज 6। ये देना है। ठीक है, ये बोल रखा है कि ये रिजल्ट डिवीजन के बिना बनाना है। तो इतना मुश्किल सवाल नहीं होता, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं होता है। मैं आपको ABCD में समझाता हूँ। लेटर से अगर मुझे ABCDEF दिया होता, ये मेरा एरे है, तो मेरा 2 एरे बना लेता, एक प्रीफिक्स का एरे, एक सफिक्स का एरे। प्रीफिक्स में पता क्या होगा, उससे जैसे जैसे अगर मैं डी की प्रीफिक्स में बताऊँ क्या होगा, डी से पहले वाले तीनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज A × B × C। और डी के सफिक्स वाले में क्या होगा, डी वाले स्पॉट पे E × F, उसके बाद वालों का। मैं किसी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स एरे तैयार करूंगा। डी की जगह पड़ा होगा उसमें ABC, और सफिक्स वाले में पड़ा होगा E × F। अब अगर मुझे आंसर देना है, आंसर देना है,
तो प्रीफिक्स और सफिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ABCEF आ जाएगा, ABCEF, क्योंकि आपने प्रीफिक्स वाले इसी स्पॉट के सफिक्स वाले से प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है, इसमें बिना डिवीजन के आप इसे कर पाओगे। तो देखो कैसे बनाया मैंने इसको। प्रीफिक्स एरे पहले पता, प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा, प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा और फर्स्ट स्पॉट पे 1 डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ए से पहले कोई है नहीं, तो उन ए से पहले कोई है नहीं, तो उन सबका प्रोडक्ट 1 होता है। जहाँ जानते हो ना तुम, सम की आइडेंटिटी 0 होती है और प्रोडक्ट की आइडेंटिटी 1 होती है। अब देखो बी से लूप चलेगा, बी पे क्या डालेगा, एरे और प्रीफिक्स वाले का प्रोडक्ट, पिछली स्पॉट के एरे और प्रीफिक्स वाले का प्रोडक्ट, दैट इज A × 1A। सी के स्पॉट पे क्या डालेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सी के स्पॉट पे क्या डालेगा, प्रीफिक्स वाले की वैल्यू एरे वाले से मल्टीप्लाई करके डाल दो, A × B। ठीक है, डी पे देखो ध्यान से क्या डालेगा, प्रीफिक्स वाले की वैल्यू पिछले स्पॉट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डाल दो। ई पे देखो पिछले स्पॉट की प्रीफिक्स की वैल्यू पिछले स्पॉट की एरे की वैल्यू से प्रोडक्ट करके डाल दो, तो ABCD आ जाएगा। एफ पे देखो पिछले स्पॉट पे प्रीफिक्स की वैल्यू एरे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डाल दो, ABCDE। समझे, सफिक्स उल्टा बनता है, एफ के बाद कोई है नहीं तो 1 डालो। अब ई पर क्या डालेगा, एरे की वैल्यू सफिक्स की वैल्यू से प्रोडक्ट करके डाल दो। डी पे क्या डालेगा, सफिक्स की वैल्यू और एरे की वैल्यू को प्रोडक्ट करके डाल दो, EF। अब सी के नीचे यहां क्या डालेगा, EF को डी से प्रोडक्ट करके डाल दो, DEF। यहां पर DEF को सी से प्रोडक्ट, मतलब आपसे अगले वैल्यू की सफिक्स और एरे की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सफिक्स आ जाता है। और यहां क्या डालेगा, CDEF को बी से प्रोडक्ट कर दो, BCDEF। ठीक है, आंसर में क्या होगा, इसको प्रोडक्ट करके ये आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट करके ये आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आसान सवाल है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। मैंने क्या किया, प्रीफिक्स एरे बनाया, सफिक्स एरे बनाया। ठीक है, प्रीफिक्स एरे में डाला 1 और फिर प्रीफिक्स ऑफ 0 में डाला 1 और फिर ये 1 से लेकर लास्ट तक का लूप लगाया, उसमें पिछली वैल्यूज को प्रोडक्ट करते हुए प्रीफिक्स एरे के भी और नम्स ऑफ आई की भी पिछली वैल्यू को प्रोडक्ट करते हुए प्रीफिक्स ऑफ आई बन गया। सफिक्स उल्टा बनेगा, तो लास्ट स्पॉट पे डाला 1, नम्स डॉट लेंथ -2 से नीचे की तरफ लूप आएगा और सफिक्स ऑफ आई में क्या आएगा, मेरे बाद वाला सफिक्स मेरे बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सफिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर i+2 नहीं आएगा, i+1 ही आएगा, क्योंकि सफिक्स ऑफ i+1 पे आपने पता क्या स्टोर किया है, i+1th नंबर के बाद वालों का प्रोडक्ट। दोबारा सुन देखो, किसी भी स्पॉट पे सफिक्स में क्या स्टोर कर रहे हो, ith स्पॉट पे क्या स्टोर कर रहे हो, मेरे बाद वालों का प्रोडक्ट। तो i+1 पे क्या स्टोर किया होगा सफिक्स में, i+1 के बाद वालों का प्रोडक्ट। तो मैं जब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो i+1 के बाद वालों के प्रोडक्ट को i+1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो i के बाद वालों का प्रोडक्ट बन रहा है। दोबारा सुन के देखो, ये है i+1 के बाद वाले, i+1 के बाद वाले का प्रोडक्ट को जब मैं i+1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो i+1 के बाद वालों से प्रोडक्ट हो गया, तो क्या बन गया, i के बाद वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर आंसर बनाया, आंसर में तो कुछ नहीं करना था, प्रीफिक्स ऑफ आई को सफिक्स ऑफ आई से मल्टीप्लाई करके दे दिया। इस सवाल में मैं एक चीज़ चूक गया, ये फॉलोअप मैंने पढ़ा नहीं कि आप इसको O1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी कर सकते हो क्या। आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस, आउटपुट एरे मतलब ये प्रीफिक्स और सफिक्स एरे मत बनाओ तो हो जाएगा ना। मतलब हम क्या करते, पहले ये वाला लूप चलाते और सीधा आंसर के अंदर प्रीफिक्सेस तैयार कर लेते, फिर ये वाला लूप चलाते और जो वैल्यूज आ रही हैं उसी को आंसर के अंदर मल्टीप्लाई करते जाते। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं, पर मैं भूल गया था इसको। पर तुम देख लो, अगर मुझे आउटपुट एरे ही करना होता तो ये 2 लूप मिट जाएंगे। पहले मैं आंसर के अंदर प्रीफिक्स तैयार कर लूँगा और फिर जो उल्टा लूप चलाऊंगा तो सफिक्स मल्टीप्लाई करते हुए ले आऊँगा। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ हार्ड, मैंने नहीं करा है, पर जाने दो, तुमको करना है कर लेना, या जो अगला सेट में लेकर आऊँगा 4-5 सवाल का, उसमें मैं ऐसे करा दूंगा मे बी। ठीक है, तो मैंने कौन सा सवाल डिस्कस कर दिया, जो अभी किया था रिवर्स वर्ड्स कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एरे कर दिया, इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस अब डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये सवाल भी समझाता हूँ और सवाल में मुझे कन्फ्यूजन भी हुई। ये सवाल मैंने नहीं खुद से किया, मैंने सोल्यूशन देखा और बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, सोल्यूशन देखना नहीं पड़ना चाहिए था, पर एक्स्ट्रा नॉलेज कई बार आपको नुकसान कर देती है, तो उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। तो मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। सवाल बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो जैसे कुछ वैल्यूज़ दी हैं ABCDEF। ठीक है, इनके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5। ऐसा बोला है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई भी ट्रिपलेट मिल जाए कि जैसे ये ऐसा ट्रिपलेट मिल जाए कि E C से बड़ा है और C A से बड़ा है और इंडेक्स भी, मतलब I Jth और Kth, अगर K इंडेक्स J इंडेक्स से बड़ा है और J इंडेक्स I इंडेक्स से बड़ा है और AI AJ से छोटा है और AJ AK से छोटा है, तो आंसर ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स। ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिलता है, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाला ट्रिपलेट नहीं मिलता है। तो ठीक है, समझ गए सवाल क्या है, दोबारा बोलता हूँ।
जैसे अगर मैं 5 4 3 2 1 बोलूँ तो इसमें आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, ऐसा कोई ट्रिपलेट है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको 1 2 3 4 5 बोलूँ तो ऐसा है, देखो बहुत सारे हैं। 1 2 4 से भी बन गया, 1 2 3 से भी बन गया, 1 3 5 से भी बन गया। मतलब पता है क्या है कि ए के बाद ए से बड़ा कोई बी आना चाहिए और बी के बाद बी से बड़ा कोई सी होना चाहिए। सब सीक्वेंस है, लगातार होने जरूरी नहीं, दूर दूर हो सकते हैं। तो मुझे अब क्या क्या थॉट्स आए। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का थॉट आया कि मैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बनाता हूँ। डीपी का सवाल होता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बना लो। जो उसका नॉर्मल तरीका होता है एन स्क्वायर में होता है, एक थोड़ा सा नया सोल्यूशन होता है जो एन लॉग एन में होता है। तो एन स्क्वायर या एन लॉग एन में हो जाएगा। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की लेंथ अगर 3 से ज़्यादा आई तो ट्रिपलेट है ही है कोई ना कोई इसके अंदर। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, सबसे बड़ा सब्सिक्वेंस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे बड़ा सब्सिक्वेंस निकाल लूँगा और उसकी लेंथ 3 से ज़्यादा होगी तो ट्रिपलेट है ही है। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन आया। फिर दूसरा सोल्यूशन आया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। स्टॉक का ये स्टैक का सवाल होता है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, हर एलिमेंट ये जानता है कि उससे बड़ा उसके राइट पे कौन है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट, स्टैक का सवाल होता है। तो हिस्टोग्राम वगैरह में एक लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम हो तो उसमें भी यूज़ होता है। स्टैक का सवाल होता है कि तेरे राइट में तेरे से बड़ा एलिमेंट कौन है। तो इससे भी हो जाएगा ये, लेकिन दोनों ही सही तरीके नहीं थे क्योंकि नीचे एक था कुड यू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन दैट रन्स इन ओवन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड ओवन स्पेस। ओवन स्पेस में हो सकता है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और एल दोनों को स्पेस लगने वाला है, तो दोनों ही सोल्यूशन नहीं थे। ठीक है, इसमें मैंने फॉलो पढ़ लिया था बेसिकली। तो फिर सोल्यूशन ही देखा, बड़ा आसान सवाल है यार, ये बड़ा आसान सवाल है। बेसिकली तुम देखो, तुम ऐसा 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 लॉजिक लिख के देखो कि मेरे को ना इस एरे के अंदर स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की चांस मिलेगा। जब तुम स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट ढूंढोगे तो तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस मिलेगा। देखो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट की एक बात बताता हूँ, ठीक है। लेटस से तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर है एक्स और वाई, ये नंबर लाइन है। अब तुम्हें एक नया नंबर मिलता है, लेटस एक नया नंबर मिला ए। अब ए स्मॉलेस्ट से भी छोटा है, स्मॉलेस्ट से भी छोटा है, तो आपके स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट बदल जाया करते हैं। तो ए आपका स्मॉलेस्ट बन जाता है, जो नया नंबर है अगर आपके स्मॉलेस्ट से भी छोटा है तो ए आपका नया स्मॉलेस्ट बन जाता है और एक्स आपका सेकंड स्मॉलेस्ट बन जाता है। आगे हो गई ये बात समझ में। ये देखो या ये स्मॉलेस्ट है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। अगर एक नया नंबर यहाँ पर आ जाए, नया नंबर यहाँ पर आ जाए, तो अब स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट तो ये दोनों हुए ना। तो आप क्या करते हैं, जैसे ए आया है तो आप क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट की वैल्यू सेकंड स्मॉलेस्ट में डाल देते हैं और स्मॉलेस्ट में नया नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्सा था। अब दूसरा किस्सा, अगर नंबर बीच में आए, मतलब स्मॉलेस्ट से तो बड़ा है, सेकंड स्मॉलेस्ट से छोटा है, तो सिर्फ सेकंड स्मॉलेस्ट अपडेट होता है। अगर नंबर दोनों से ऊपर आए, एक्स और वाई दोनों से ऊपर आए, तो कोई भी अपडेट नहीं होता है। स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सिंपल एल्गोरिथम है। दोनों से छोटा आएगा तो दोनों अपडेट होंगे, बीच में आएगा तो सिर्फ सेकंड स्मॉलेस्ट अपडेट होगा, ऊपर आएगा तो कोई भी अपडेट नहीं होगा। सिंपल एल्गोरिथम, ठीक है। इसका हमारी समस्या से क्या समाधान वास्ता है वो बताऊंगा अभी आपको। मैंने फर्स्ट स्मॉलेस्ट को इन्फाइनाइट रखा, सेकंड स्मॉलेस्ट को इन्फाइनाइट रखा, नंबरों में लूप लगाया। अगर नंबर मेरे फर्स्ट स्मॉलेस्ट से छोटा है तो मैं एक चीज भूल गया, सेकंड स्मॉलेस्ट में डालो फर्स्ट स्मॉलेस्ट और फर्स्ट स्मॉलेस्ट में डालो नया नंबर। एल्स इफ अगर नंबर मेरे सेकंड स्मॉलेस्ट से ही छोटा है, सिर्फ फर्स्ट स्मॉलेस्ट से छोटा नहीं है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट में नया नंबर आ जाएगा। एल्स एल्स रिटर्न ट्रू। एल्स मतलब इस कंडीशन में आने का मतलब देखो, नंबर आपके फर्स्ट स्मॉलेस्ट से भी छोटा नहीं है, सेकंड स्मॉलेस्ट से भी छोटा नहीं है, दोनों से बड़ा है। इसका मतलब अगर आपका नंबर, जो नंबर अभी आ रहा है दोनों से बड़ा, इसका मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट मिल चुका है, सेकंड स्मॉलेस्ट मिल चुका है और दोनों से बड़ा नंबर आ गया, तो मतलब ट्रिपलेट मिल गया, रिटर्न ट्रू। और ऐसा कभी ना हो तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये सूझ जाना चाहिए था, ये बहुत आसान सवाल था। पहला पर बेसिक्स याद रखना, फर्स्ट स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का बेसिक याद रखना कि ये दो नंबर है, दोनों से छोटा आ जाए तो दोनों अपडेट होते हैं, बीच में आ जाए तो सेकंड स्मॉलेस्ट अपडेट होता है, ऊपर आ जाए तो कोई भी अपडेट नहीं होता है। तो सिंपल एल्गोरिथम था, इनफाइनाइट पे लेके चलो, नंबर फर्स्ट स्मॉलेस्ट से छोटा है तो दोनों को अपडेट कर दो, सेकंड स्मॉलेस्ट से छोटा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट को अपडेट कर दो, दोनों से बड़ा है इसका मतलब नंबर, देखो ये दोनों इन्फिनिटी थे, दोनों से बड़ा आने का मतलब है कि अभी इन्फिनिटी नहीं है, उनसे भी बड़ा नंबर मिल गया है। ये दोनों सेट भी हो चुके हैं, उनसे बड़ा मिल गया है, ये दोनों सेट हो चुके हैं, उनसे बड़ा नंबर मिल गया, मतलब ट्रिपलेट है। तो आसान सवाल था यार ये, कतई ये तो सवाल नहीं हो पाना बेइज्जती का सबब बना। और मैंने अब गलत भी कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई। 516 को, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 516 के केस में हमने क्या रिटर्न कर दिया है, एक्सपेक्टेड द फॉल्स हमने ट्रू रिटर्न कर दिया है। कैसे, 5 आया इधर, नॉन सो हाई 5 है, इधर आया, ठीक है।
अच्छा, दोनों में 5 डल गया, दोनों में 5 डल गया। ठीक है ठीक है ठीक है, छोटा सा इसमें है इशू। दोनों में 5 डल गया, बताता हूँ। तो अगर सेकंड स्मॉलेस्ट तुम्हारा इनिशलाइज हो चुका है, इनिशलाइज हो चुका है, तो ना मैं इसको एक बार थोड़ा सा अलग तरीके से करूँगा इस बार। अब ऐसे नहीं करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू से नहीं करूँगा, क्यों ना थोड़ा सा ये दोनों की इनिशलाइज होने के बाद अलग बात है, इनिशलाइज होने से पहले अलग बात है। तो मैं कैपिटल इंटीजर यूज़ करूँगा स्मॉल इंट के बजाय, और इनिशलाइज का फंडा रखूँगा कि नल। ठीक है, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट अभी इनिशलाइज ही नहीं हुआ है, इनिशलाइज ही नहीं हुआ है, तो जो भी आपका नम्स ऑफ आई है उसको फर्स्ट स्मॉलेस्ट पकड़ेगा। एल्स इफ अब ये इनिशलाइज हो चुका है, ये इनिशलाइज हो चुका है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट ये इनिशलाइज हो चुका है, एल्स, ठीक है, और नम्स ऑफ आई फर्स्ट स्मॉलेस्ट से छोटा है। यहां मैं थोड़ा सा खुद को परेशानी में ला दिया। अच्छा, पहले ना दोनों को इनिशलाइज होने देते हैं, फिर सोचेंगे। फर्स्ट इनिशलाइज हो चुका है, सेकंड इनिशलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड इनिशलाइज नहीं हुआ है, हाँ सेकंड इनिशलाइज नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अब ये सेकंड देखो दोबारा से, अभी शुरुआत में दोनों नंबर इनिशलाइज नहीं थे। पहला नंबर आया मेरा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट इनिशलाइज नहीं था, तो नंबर उसमें चला गया। अब नया नंबर आया, फर्स्ट तो इनिशलाइज हो चुका है, सेकंड इनिशलाइज नहीं हुआ है। हो सकता है ये सेकंड को अपडेट करे, हो सकता है सेकंड को अपडेट ना करे, सेकंड तो इनिशलाइज ही नहीं है, अब तो सिर्फ फर्स्ट है। तो मैं यहां पर ये कंपेयर करूंगा कि नम्स ऑफ आई मेरे फर्स्ट स्मॉलेस्ट से छोटा है, अगर उससे छोटा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट में आएगा फर्स्ट स्मॉलेस्ट, और फर्स्ट स्मॉलेस्ट में आ जाएगा नम्स ऑफ आई। हाँ, इनिशलाइज कर लिया मैंने उसको। एल्स दोनों इनिशलाइज अगर हो चुके हैं, एल्स अगर दोनों इनिशलाइज हो चुके हैं, तो अब सिंपल है। अब मेरा वो जो लॉजिक था पहले कि नम्स ऑफ आई, ठीक है, ये पहले से बेहतर कोड है। लेस देन इक्वल टू लिखता हूं मैं, 2 मिनट दीजिएगा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो सेकंड स्मॉलेस्ट में फर्स्ट स्मॉलेस्ट में नम्स ऑफ आई। राइट, यहाँ रिटर्न ट्रू मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। पहले से बेहतर कोड है, कंडीशनें थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन कोड पहले से बेहतर है। चल जाता है तो समझाता हूँ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे उल्टा क्यों डाल दिया रे, एफएस में जाएगा ना नम्स ऑफ, ये क्या लिख रहा हूँ मैं। चल जा 516 पे अभी भी फॉल्स दे दिया। 5 आया, इधर गया, सिर्फ इधर ही गया। 1 आया तो 5 उसमें चला गया, 1 इसमें चला गया, ठीक है। 6 आया तो ना यहाँ गया ना यहाँ गया, दोनों इनिशियलाइज हो चुके हैं। 6 आया, अच्छा इधर चला गया, रिटर्न ट्रू, दोनों से बड़ा है। अच्छा इस सवाल को दोबारा करूँगा, इस सवाल को मैं अभी भी गलत समझा था, दोबारा करूँगा, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। इससे अगला सवाल देखते हैं। तो अभी अपने पास सवाल 2 डिस्कस करने वाले पड़े हैं, एक तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस, ठीक है। तो मैंने इसको अभी भी जो सबमिट कर चुका था मैं इसको, तो लेकिन जो मैंने समझ के इसको सबमिट किया था वो सही नहीं है। तो एक्सेप्टेड तो मैं ले आया था, लेकिन जो मैं समझ के सबमिट किया था वो गलत था, कोई बात नहीं। चलिए जी, स्ट्रिंग कंप्रेशन करते हैं। स्ट्रिंग कंप्रेशन रीजनेबली आसान सवाल है, ठीक है। तो जैसे आपको एक एरे दे रखा है, ये AA, BB, CCC,
तो उसको A2 B2 C3 बना दो और अपने एरे को इसमें परिवर्तित कर दो और उसकी लेंथ रिटर्न कर दो। अकेला ए है तो A1 करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ए रहने दो। अब ये ए के बाद बहुत सारे बी थे, तो ए के बाद अकेला ए है तो A1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर बी के बाद 12 बी थे तो B12, तो AB12 नाम का एरे बना के रिटर्न कर दो, मतलब ओरिजिनल एरे में AB12 कर दो और उसकी लेंथ 4 रिटर्न कर दो। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। समझाता हूँ क्वेश्चन। जो दो क्वेश्चन अपने रहते हैं, एक GCD वाला और एक जो अभी पिछला गलत हो गया था, उसकी अलग से वीडियो डालता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिएगा, जो इसमें जैसे ए है, बी एक बार है, फिर सी 2 बार है, फिर डी 3 बार है, तो पता क्या करना है, देखो इसको A3B1 कहने की जरूरत नहीं है, BC2 D3 ऐसा बन जाएगा ये। मतलब कभी 1 आएगा तो वो नहीं लिखना, तो ओरिजिनल एरे के अंदर ये डाल दो, ओरिजिनल एरे में ये डाल दो और इसकी लेंथ रिटर्न कर दो, तो आसान होता है ये सवाल, आसान होता है। देखो स्ट्रिंग बिल्डर से करूँगा, तो स्ट्रिंग बिल्डर से करूँगा तो बी भी 2 ले लेते हैं, फिर सी 1 ले लेते हैं और फिर डी 3 ले लेते हैं। तो हम स्ट्रिंग बिल्डर में शुरुआत में ए ऐड कर लेते हैं और अपना एक काउंट रखते हैं, ए ऐड कर लेते हैं, पहला करेक्टर पार्स कर लेते हैं, काउंट रखते हैं 1। जो लूप स्टार्ट होता है ना वो सेकंड करेक्टर से होता है। पहला करेक्टर ऐड कर लिया और काउंट 1 रखा है हमने, ठीक है, काउंट 1 रख रखा है। अब अगर ये पीछे वाले के साथ सेम है तो हम बस काउंट को 2 कर देते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये भी पिछले के साथ इक्वल है तो काउंट को 3 कर देते हैं, ठीक है। अब ये पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 3 को अपेंड करते हैं, 3 को अपेंड करते हैं और हमारा जो कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन आ जाता है वो बी स्टार्ट हो गया, बी वाला गेम स्टार्ट हो गया, ठीक है। 3 को अपेंड करके काउंट को वापस 1 बना देते हैं। दोबारा समझाता हूं, देखना जरा। स्ट्रिंग बिल्डर से करते हैं हम लोग, पहला कैरेक्टर को पहले से ऐड करके रखते हैं, काउंट को 1 रखते हैं, यहां से लूप चालू होता है। ये पिछले वाले के साथ इक्वल है, बस काउंट को 2 कर दो। ये पीछे वाले के साथ इक्वल है, काउंट को 3 कर दो। ये पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 3 अपेंड करके काउंट को 1 कर दो। ये पीछे के साथ इक्वल है, काउंट को 2 कर दो। ये इक्वल नहीं है तो एक छोटी सी एक गलती और हो गई, बी भी अपेंड करना था जब स्टार्ट हुआ था, जब वो चेंज हुआ था ना, काउंट को 1 करके बी भी अपेंड करना था। फिर से कराता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ए के साथ इक्वल है, पिछले वाले के साथ इक्वल है तो काउंट को 2 कर दो। पीछे वाले के साथ इक्वल है, काउंट को 3 कर दो। पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 3 को अपेंड करो, बी को अपेंड करो, अब काउंट को 1 करो। 3B, हम 3B अपेंड करते हैं, ठीक है। अब यहां पहुंचे, पीछे वाले के साथ इक्वल है, काउंट को 2 कर दो। पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 2 को अपेंड करो, सी को अपेंड करो और काउंट को 1 कर दो। अब डी पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो जैसे हम पिछले वाला होता तो हम 1C अपेंड करते, पर 1 को कभी अपेंड नहीं करते हम लोग, 1 को कभी अपेंड नहीं करते, 1D अपेंड कर देते हम लोग, सॉरी, पर 1 को कभी अपेंड नहीं करते, सिंपल D अपेंड होगा, 1 अपेंड नहीं होगा, और काउंट को फिर से 1 कर दिया। पीछे वाले के साथ इक्वल है तो 2 कर दो, पीछे वाले के साथ इक्वल है तो 3 कर दो। लूप खत्म हो गया तो लास्ट में ये 3 डालना होता है। फिर से करा देता हूँ प्रोसेस, एक बार देखिएगा। बड़ा आसान कोड है, बहुत आसान कोड है, कुछ है नहीं। यहां से लॉजिक स्टार्ट होगा, यहां से ए को अपेंड करके रखो, काउंट को 1 रखो। पीछे वाले के साथ इक्वल है तो सिर्फ काउंट बढ़ाओ, पीछे वाले के साथ इक्वल है सिर्फ काउंट बढ़ाओ। पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 3 अपेंड होगा, बी भी अपेंड होगा, 3B अपेंड होता है, फिर काउंट 1 बन के आगे बढ़ते हैं। पीछे वाले के साथ इक्वल है 2 कर दो, पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 2C और काउंट को 1 कर दो। पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है तो 1D नहीं डलेगा, सिर्फ D डलेगा, 1 कभी डलता नहीं है, ठीक है, और इसको 1 कर दो। पीछे वाले के साथ इक्वल है तो 2 कर दो, पीछे वाले के साथ इक्वल है तो 3 कर दो, खत्म हो गया, और ये 3 पड़ा है तो 3 को अपेंड कर दो। लास्ट में अगर 1 रह जाता तो अपेंड नहीं होता, ये बन गया A3B2CD, ठीक है। तो लाइए जी, आई को 1 से चालू करेंगे, काउंट को 1 रखा, स्ट्रिंग बिल्डर में पहला कैरेक्टर अपेंड कर रखा है। अब लूप चालू है, आई इक्वल टू 1 से लूप चालू है। पीछे वाले के साथ इक्वल है तो काउंट बढ़ाओ, पीछे वाले के साथ इक्वल नहीं है, काउंट 1 से बड़ा है तो काउंट अपेंड होगा और कैरेक्टर तो अपेंड होगा ही होगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली मैंने शुरुआत में कोड ये लिखा था, काउंट को भूल जाओ, सिंपल ये कोड लिखा था कि काउंट को अपेंड कर दो और कैरेक्टर को अपेंड कर दो, पर फिर ध्यान रखना पड़ा कि 1 वाला काउंट नहीं अपेंड करना, और काउंट को वापस 1 पे सेट कर दिया, आई बढ़ रहा है। तो ये हो गया कोड हमारा। लास्ट में काउंट अगर रह जाता है, जैसे D3 का लास्ट में काउंट रह गया था तो वो भी अपेंड करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ रिटर्न कर दी, पर इन्होंने एक बोला था कि हमको कैरेक्टर के एरे में भी चेंज करके दो, तो जो ओरिजिनल कैरेक्टर का एरे था ना उसमें चेंज करके दो। तो नॉर्मल सा लूप चलाया स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ पे, कैरेक्टर के एरे के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर डॉट कैरेट डाल के दे दिया, ठीक है, आराम से सबमिट हो रहा है। तो और
मतलब बीच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अभी ख़राब दे दी दोबारा से बीच में 1 मिली सेकेंड पे ऐसे बहुत से लोग बीट हो गए थे। 2-3 बार सबमिट करेंगे तो शायद ठीक चलेगा। हाँ 99% यूजर्स। ऑलराइट, सो 2 सवाल रहते हैं। इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस, आसान सवाल था, पता नहीं मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया, सबमिट भी मार चुका था, कंफ्यूज हो गया, अभी कोई बात नहीं। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये 2 सवाल अभी डिस्कस करने हैं। तो हम 9 सवाल अपेरेंटली कर चुके हैं, जिनमें से मैं 7 आपको पढ़ा चुका हूँ। 9 सवाल कर चुके हैं 75 में से, 75 में से 7 आपको पढ़ा चुका हूँ। 75 हैं हमारे पास क्वेश्चंस। हमने डीएससी का टारगेट 75 ही रखा है। ये हो गया तो फिर हम 150 की तरफ बढ़ेंगे, वो हो गया तो कुछ कुछ देखते जाएंगे। बता देता हूँ कैसे कैसे बढ़ेंगे। देखो ये एक है कुछ प्लान जो सोचा ना कैसे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस ये भी हो रहा है मुझको, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, कि यार सिर्फ ये क्यों कर रहे हो, प्रोजेक्ट भी तो बनाना था। तो अभी लेकिन फील सी आ रही है, 4-5 सवाल तो और करने का मन कर रहा है। पहले दिन में ही 12-15 सवाल हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा फीलिंग आएगी। अच्छा हाँ, जो मैं कह रहा था स्टडी प्लान, तो कैसे हमने सोचा है, पहले तो यही सोचा भैया लीड कोड 75 करते हैं। हो गया, अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, लीड कोड 75 हो गया, बहुत बढ़िया। अगर हो गया तो फिर मैं इस 150 के अंदर से जो सवाल इसके नहीं होंगे वो और कर लूँगा। फिर ये भी हो गया तो ये टॉप 100 लाइक कर लूँगा। ये भी हो गया तो प्रीमियम को 100 के यूनिक क्वेश्चंस कर लूँगा। वो भी हो गया तो पहले तो ये 4 हैं, पहले ये 4 हैं, ऊपर वाले 4। अगर ये चारों हो गए तो फिर मैं ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रांड मास्टर, बाइनरी सर्च, ग्राफ थ्योरी वाले ये चारों निपटाऊंगा। फिर ये भी हो गए तो ये निपटाऊंगा। तो जितने भी सवाल हो जाएं, ठीक है, अपना टारगेट है 75 से ऊपर। मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, बाकी जितने हो जाएं। हम मतलब प्रोग्रेस तो अच्छी स्टार्ट हुई है, पहले दिन ही 10वें सवाल के करीब पहुँच रहा हूँ मैं, 9 हो चुके हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। पर वही मतलब ना, जैसे ओवरवेल्म हो जाते हैं हम लोग ज़्यादा बड़े टारगेट रख के, वही मेन बात है। हम क्या करना चाह रहे हैं, स्मॉल टारगेट जान के 75 रखा था कि ओवरवेलमिंग ना बने। और जस्ट प्लान द नेक्स्ट आवर, ज़्यादा सोचो मत। हमें ओवरऑल डायरेक्शन पता है, पर आप सिर्फ अगले 1 घंटे को, अगले 2 घंटे को, नेक्स्ट आवर, मैक्सिमम नेक्स्ट 2 आवर्स 3 आवर्स, इससे आगे मत जाओ। पूरा दिन प्लान करने की जरूरत नहीं है। तो इनको प्रोडक्टिव बनाओ, बस इस पर फोकस रखो, बाकी तो हो ही जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आई थिंक ऑडियो अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैं अभी माइक अच्छे वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रीम एंड बिल्ड पे करने का ऐसा कुछ नहीं है कि इरादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इरादा है। वो उसके बिना ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है, ड्रीम एंड बिल्ड के बिना ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। तो उसकी जो फिलॉसफी हमने सोच रखी है ना ड्रीम एंड बिल्ड वाली, तो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे भैया ये हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं बिगनर हूँ। यार थोड़ा सा डीएस आता है, चाहिए वो, ठीक है। और ड्रीम एंड बिल्ड की फिलॉसफी समझ लो, अगर वो तुमने झेल लिया ना, वो तुमने या मैंने झेल लिया, जिंदगी सफल हो जाएगी, पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। वो मैंने यहाँ पे वेलकम टू ड्रीम एंड बिल्ड में सिखाई थी। और फिर वो उसको ये इन 3 वीडियोज में, हाउ टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन, हाउ टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन, हाउ टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन में उसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में ये करके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक्डइन एक्सटेंशन करके रुक गया, ठीक है। उसके बाद नहीं किया। तो एक बार ना ये पहली 1 2 3 4 5 ये पहली 5 वीडियो देख लो, या सिर्फ पहली वीडियो देख लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे डेव करने वाला हूँ और वो डेव करने का सही तरीका क्यों है। वही डेव करने का बेस्ट तरीका है एक्चुअली, ठीक है। उस पर मैंने एक वीडियो करी थी, बहुत अच्छी थी, दिख नहीं रही मुझे यहाँ पर, बड़ी अच्छी वीडियो करी थी एक। अच्छा, वो बीइंग क्यूरियस पे कर दी थी। ठीक है जी, चलिए जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी आज तो और थोड़ा सा लीड कोड बनाएंगे, अभी तो बनाऊंगा एक सेट और, उसके बाद विचार करूंगा कि ड्रीम एंड बिल्ड के प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं।